Welcome to my YouTube channel. Myself Zain Safdar and you are at Harmony with Chemistry YouTube channel. जी स्टूडेंट्स, आज हम कोई केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको एमडी कैट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा। एमडी कैट क्या होता है, किस टाइप का टेस्ट है, हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है इसका, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सा सिलेबस फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ डिफरेंट बहुत से क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर हमें ये बता दें, हमने एमडी कैट क्लियर करना है और हमने इस दफ़ा क्लियर करना है, और वो अपनी फुल डिटरमिन भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत पोटेंशियल भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे उनको लैग करना पड़ता है, वो लैगिंग करते हैं जिस वजह से एमडी कैट क्लियर नहीं होता। तो आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, आज मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एन एमडी कैट। एमडी कैट क्या है? एमडी कैट की एब्रिविएशन पहले देख लो आप, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। वो टेस्ट जो आपको एमबीबीएस के अंदर एडमिशन दिलवाने में हेल्पफुल हो, उस टेस्ट को हम कहते हैं एमडी कैट। पहले तो ये टेस्ट हमारे यूएचएस, हमारी कंडक्टिंग बॉडी थी, यूएचएस ये कंडक्ट करती थी, और ये हर प्रोविंस का अलग-अलग होता था, और हर प्रोविंस में अलग एमबीबीएस एडमिशन होते थे, उनका मेरिट वगैरह भी डिफरेंट होता था। लेकिन कुछ रिसेंट 1-2 साल से हमारे एमडी कैट को एनएमडी कैट में कन्वर्ट किया गया बाय पीएमसी, जो कंडक्टिंग बॉडी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने। ठीक है, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही टेस्ट होता है जो बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन देने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लाइफ डिटर्मिनिंग टेस्ट होता है, लाइफ डिटर्मिनिंग। बहुत ज्यादा सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम होता है, बच्चों पे प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, अपने साथ वाले अपने फेलोज का प्रेशर, अपने जो उनके बड़े भाई, कईयों के बड़े भाई बहने जिनका एडमिशन हो चुका होता है पहले, वो उन पे प्रेशर डालते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इतना प्रेशर इकट्ठा करके एक बच्चे पे अगर डाल दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा? उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत कम हो जाता है। तो एक बात ये याद रखना, एमडी कैट आपका कोई एबिलिटी टेस्ट नहीं है। एमडी कैट आपका कोई एबिलिटी टेस्ट है ही नहीं कि ये देखो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट ने रिसेंटली ईयर में टेस्ट दिया, और उनमें से तकरीबन 3500 या 3700 बच्चे क्लियर किए करके एडमिशन ले गए। तो कितनी रेशो बनती है, ये सोचने वाली बात है कि 2 लाख बच्चों के अंदर सिर्फ 3500 या 3700 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, वो टेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है? नहीं, एमडी कैट डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है, ये याद रखना। एमडी कैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टेस्ट। डिफिकल्टी तो इसके अंदर नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट टेस्ट, इट्स अ डिफरेंट टेस्ट। हाँ, ये डिफरेंट टेस्ट जरूर है, क्योंकि पहले देखो आप 12 साल आप स्टडी करते हो सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, आपने सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ा, आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद किया, आपने लॉन्ग याद किया, एमसीक्यू ना होने के बराबर ही होते हैं, वो आप याद करके आते हो, रट्टा रुट्टा लगा के आप निकल जाते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर के बाद एमडी कैट फेज में आते हो, एमडी कैट फेज में आने के बाद आपको कोई शॉर्ट नहीं आता, कोई लॉन्ग नहीं आता, कोई प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं है, कोई आपको हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं है, सिर्फ आपने एमसीक्यू फिल करने हैं। अब मैं आपको पहले बता रहा था, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स, डिफरेंट नेम से बुक्स पढ़ी हुई हैं हमारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स मौजूद हैं, बहुत ही ज्यादा एबिलिटी टीचर्स के अंदर मौजूद है, उनके पास इतने कंसेप्ट मौजूद है, बच्चों के पास इतना कंसेप्ट मौजूद है, इतना टाइम मौजूद है, इतनी बुक्स है, इतना पैसा है, हर चीज है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 2 लाख के अंदर सिर्फ 3500 बच्चा टेस्ट क्लियर कर रहा है। क्यों?
तो मैं ये देखो, मैंने यहाँ पे बताया एमडी कैट को डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। एमडी कैट इज अ डिफरेंट टेस्ट। यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी लेवल, यू हैव टू चेंज योर ओन एबिलिटी, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ लर्निंग। आपको अपना याद करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट करना है। आप लोगों को सिर्फ एक बात याद रखना, जब बच्चा सेकेंड ईयर से एमडी कैट फेज में शिफ्ट होता है तो उसके ऊपर इतने बर्डन डाल दिए जाते हैं, पता नहीं कहां कहां से बर्डन आ जाता है। पेरेंट्स को पता होता है, ले भी बच्चा एमडी कैट कर रहा है और बच्चे को यहाँ पे बिठाओ, बच्चे को काम नहीं कहना, बच्चा आराम से बैठा रहे, दिन रात पढ़ता रहे, पढ़ के पागल हो जाए, बच्चे को हिलने नहीं देना। उस बच्चा जब अकेला रहना स्टार्ट कर देता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि वो बच्चा अपनी उस एबिलिटी के साथ परफॉर्म ही नहीं कर सकता जिसके साथ करना चाहिए था। और दो टाइप के, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड, कौन सा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। को दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, कौन से, एक कुछ ओवर होते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, कुछ अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं। ये दोनों चीजें ही नुकसानदेह हैं, ये दोनों चीजें ही एमडी कैट के लिए जहर है। ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट ये नहीं कि आपको आता है तो आप गूगल शुरू कर लो, गूगल से आप निकाला, आपने वहां से देखा, भी कहा कि मुझे ये बुक्स तो आ गई हैं, अपनी एफएससी की अपनी बुक्स आ चुकी है मुझे, मैंने अपने फेडरल भी पढ़ ली है, मैंने पीटीबी भी पढ़ ली है, मैंने सिंध भी पढ़ लिया, मैंने पेशावर भी पढ़ ली, मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, मुझे ये आ गई हैं और अब मैं गूगल स्टार्ट कर देता हूँ जी। गूगल से जाके मैं कहता हूँ, गूगल से इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप लोग पागल हो जाओगे। ये एक बात याद रखना, गूगल जहर है एमडी कैट स्टूडेंट के लिए, गूगल कभी नहीं करना, ये बात याद रख लेना। कभी भी गूगल से अपना आंसर टैली नहीं करना, कभी भी गूगल से अपना आंसर नहीं लिखना, और सिर्फ आपका जो बेहतरीन दोस्त है एमडी कैट के अंदर वो सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक है। वो सिर्फ आप फेडरल टेक्स्ट बुक पढ़ो और आप पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ लो, ये दो इनफ बुक्स हैं। आप कोई भी फिजिक्स पढ़नी है, आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने बायो पढ़नी है, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ये दो बुक्स फेडरल की और पीटीबी की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स मैं कहता हूं खा जाओ, पी जाओ, घोल के पी जाओ। रात को अपने तकिए के पास रख के सोया करो कि कुछ तो निकल के हमारे दिमाग में आए, ठीक है। लेकिन याद रखना, आपने कभी जहर यूज नहीं करना, मतलब आपने कभी भी गूगल नहीं यूज करना, ठीक है। गूगल बहुत ही आपकी अपनी एबिलिटी को खत्म कर देगा, ये बात बहुत एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, इतनी एबिलिटी, मैं कहता हूं छोड़ दो बात, इतना टैलेंट, इतना नॉलेज, सब इतने मेहनती स्टूडेंट्स, इतने ज्यादा मार्क्स लेकर भी एडमिशन नहीं होता उनका, क्यों? कुछ तो बात होगी ना। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो इतने ज्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है, और जब मेहनती होते हैं ना उनके अंदर ना एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस वो अपने अंदर बिल्ड करते हैं। जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो वो क्वेश्चन करते हैं सर को, अपने टीचर को क्वेश्चन किया तो अपने टीचर को गलत साबित करने के लिए गूगल पे जाते हैं, अपने टीचर को गलत साबित करने के लिए गूगल पे गए, गूगल से उन्होंने उठाकर सर को आंसर दिया, सर ये देखिए गूगल तो ये कह रहा है, आप गलत कह रहे हैं। यहीं पे बच्चा मार खा जाता है, यहीं पे बच्चा मार खा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होके गूगल पे जाते हैं, गूगल ने तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। एक बात देखो ना, गूगल तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गूगल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 2022 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आपकी बुक्स सबकी लिखी हुई है 2000 की लिखी हुई है, 1999 की बुक्स आपकी लिखी हुई है, आपकी बुक से बहुत पुरानी 10 15 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो एग्जामिनर है उसने क्या करना है, उसने तो आपकी बुक देखनी है ना भाई मेरे, उसने तो आपकी बुक देखनी है, और उसने आपकी बुक में जो लिखा है वो आपके लिए हरफे आखिर है, जो आपकी बुक पे लिखा है वही आपके लिए हरफे आखिर है। तो आपने कभी भी गूगल यूज नहीं करना, ठीक है, गूगल यूज नहीं करना। उसके बाद आपने अपनी बुक्स तो मैं कहता हूं खा पी जाओ, घोल के पी जाओ, ठीक है। अपनी बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो बस। और उसके बाद ये कौन से टाइप का टेस्ट है मैंने भी आपको बताया, इट्स अ डिफरेंट टेस्ट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टेस्ट,
ठीक है। और हमारा लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, एमडी कैट का हमारी लाइफ पे क्या असर होता है। एमडी कैट लाइफ डिटरमिनिंग टेस्ट, लाइफ चेंज कर देता है। आगे कुछ लोगों का एम होता है इंसानियत की खिदमत करना, वो इसलिए इस फील्ड को चूज करते हैं। कुछ पैसा कमाने के लिए इस फील्ड को चूज करते हैं, लेकिन दोनों का मकसद एमडी कैट देना ही होता है, ठीक है। और जिनका मकसद पैसा कमाना होता है वो भी आगे आगे करने, उन्होंने इंसानियत की खिदमत ही होती है। और जो इंसानियत की खिदमत का सोच के आते हैं वो भी आगे आगे पैसा ही कमाते हैं, ठीक है। दोनों का थोड़ा मेंटालिटी लेवल चेंज होता है, लेकिन मकसद दोनों का सेम है। लास्ट पे आके सब कुछ दोनों को सेम ही मिलता है, ठीक है। तो हमारी लाइफ पे बहुत असर होता है एमडी कैट का, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे रिलेटिव्स की तरफ से, हमारे अपने फेलोज की तरफ से। जब हम देखते हैं ना कि हमारे साथ वाला या मेरे से एक साल जो सीनियर था वो एमबीबीएस में एडमिशन लेके बैठा है और उसकी बहुत ही इज्जत हो रही है घर में, उसके मोहल्ले वाले इज्जत कर रहे हैं, उसके रिलेटिव उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसके माँ बाप उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसके बड़े भाई उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसके सारे टीचर उसकी इज्जत कर रहे हैं, तो आप भी एक प्रेशर फील करते हो यार इस तरह की इज्जत मुझे भी चाहिए, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी इस तरह की इज्जत चाहिए, ये काम उसके लिए हो रहा है, मेरे लिए भी तो होना चाहिए। तो इसलिए आप उससे इंस्पायर होके आप वही काम करते हो, आप एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करते हो, ठीक है। एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करने के बाद आप उसको जब बार बार देखते हो, जैसे वो शख्स आपके सामने आता है या उस शख्स का नाम आपके सामने लिया जाता है, आप एक प्रेशर फील करते हो, आप एक प्रेशर फील करते हो, प्रेशर में दबते रहते हो और उस अंडर प्रेशर हो जाते हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ये भी बहुत हार्मफुल है। मैंने आपको पहले बताया अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही नहीं करने। इस्लाम भी हमें म्याना रवि का दर्श देता है, इस्लाम भी हमें म्याना रवि, मीडियोकरनेस, जो मीडियोकरनेस रहेगा, जो मीडियोकर रह के काम करेगा, जो म्याना रवि से काम करेगा, वही सिराते मुस्तकीम पे चलेगा, वही सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पे चलता चलता इंशाल्लाह एमडी कैट क्लियर कर जाएगा। अच्छा, अंडर कॉन्फिडेंट होने का नुकसान क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट होने का तो मैंने आपको बताया कि हाँ वो बहुत नॉलेज इंफॉर्मेशन, जब वो नॉलेज ज्यादा गेन करेगा उसकी मिक्सिंग होगी, नॉलेज आपस में मिक्स होगा, और जब वो मिक्स होगा गूगल की इंफॉर्मेशन भी होगी, बुक्स की भी होगी, क्योंकि बुक्स और नॉलेज गूगल में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। और जब वो मिक्स होगा तो आंसर है वो डेफिनेटली गलत ही लगाएगा, ठीक है। आंसर उसका बिल्कुल सही जवाब भी वहां पे होता है। ये देखो ना एमडी कैट में 4 ऑप्शन होते हैं और उधर ऑप्शन के ऊपर हेडिंग पे लिखा होता है चूज द बेस्ट ऑप्शन। आंसर बेटर भी हो सकता है, आंसर गुड भी हो सकता है, आंसर बेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हो, एक अगर टोटली रॉन्ग ऑप्शन है, एक ऑप्शन गुड है, एक बेटर है और एक बेस्ट है। आपने सिर्फ बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, बेस्ट आंसर को। हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं एमडी कैट के आपके क्वेश्चन में, तो चारों के चारों सही हो, 4 के 4 ऑप्शन ही सही हो, लेकिन यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आप गूगल पे जाओगे तो मुझे बताओ, गूगल आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, बुक आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे गूगल पे जाते हैं, एग्जामिनर को कौन सा गूगल चलाना नहीं आता, उसने जो जिसे पेपर बनाना है वो कौन सा 1995 के जमाने में बैठा हुआ है, उसको भी गूगल चलाना आता है, वो गूगल पे सर्च करेगा, हाँ गूगल पे ये आंसर आ रहा है, वो उठा के वही पेस्ट करेगा। आप कहोगे हाँ भाई मैंने तो गूगल पे पढ़ा था, बेशक आपने बुक में और कुछ पढ़ा हो, आप कहोगे हाँ मैंने गूगल पे पढ़ा था, आप वही आंसर टिक करोगे और डेफिनेटली वो आंसर आपका गलत होगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के थे नुकसान। फिर हम देखते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अंडर कॉन्फिडेंट, उनको एक चीज आती भी होती है, एक चीज आती भी होती है, वो इतना प्रेशर ले जाते हैं, इतना प्रेशर ले जाते हैं, इतना प्रेशर ले जाते हैं, उस प्रेशर लेने की वजह से उनको जो चीज आती है वो भी भूल जाते हैं। अंडर प्रेशर होने की वजह से अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बुखार ही नहीं उतरता एमडी कैट में आके,
उनको फीवर ही हुआ रहता है, कभी उनके सर में दर्द हो रही है, कभी उन्हें कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मेडिसिन खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सिर्फ फर्क कहाँ पे आता है, प्रेशर बहुत ले लेते हैं, बहुत प्रेशर ले जाते हैं। इतना प्रेशर भी हार्मफुल है। एमडी कैट मैंने आपको बताया पहले, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर कामनेस। आप कितना सुकून में रहते हो, कितना गौर से ऑप्शंस को देखते हो, कितनी आसानी से आप ऑप्शन रीड करते हो, रीड करने के बाद आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, यही सिर्फ मैटर करता है एमडी कैट में। ठीक है, मैंने बताया बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी इतने कम बच्चे पास होते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स अ टेस्ट ऑफ योर कामनेस। अपने आप को सुकून मुहैया करो, सुकून में रखो, अपने आप को कहाँ पर रखो। ठीक है, आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो, आपके 10 सवाल गलत हो जाते हैं, 5 सवाल गलत हो जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना, जो सवाल आपका एक दफा गलत हुआ है ना, दूसरी दफा वही क्वेश्चन गलत ना हो, उसी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दूसरी दफा गलत ना हो। पहली दफा गलत हो जाए कोई मसला नहीं, आप रोज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करी जाओ, प्रैक्टिस करी जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपकी पहले स्टार्ट में आपके एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप याद रखना, वो जो गलत पहले हुआ है वो बाद में गलत ना हो, ठीक है। तो इससे आप इंप्रूव करोगे, और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बी मीडियोकर और आराम से काम करो। उसके बाद कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपको, मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ एफएससी की आप पीटीबी पढ़ लें या फेडरल टेक्स्ट बुक पढ़ लें, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको कोई और चीज, कोई गूगल से जाके कोई करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू जो आपको आते हैं वो कोई भी बाजार से कोई अच्छी प्रैक्टिस बुक ले लें आप, उससे आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है एमडी कैट के अंदर, एमडी कैट में बच्चों को बहुत मसला होता है। देखो ना, कुछ सोचने वाली बात है, देखो केमिस्ट्री के कितने ज्यादा चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, कितने पेजेस हैं, ऑलमोस्ट 1000 के करीब पेजेस तो होंगे ना, जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूड है चैप्टर में, फेडरल टेक्स्ट बुक और पीटीबी दोनों को मिला के, ठीक है। तो इस 1000 पेजेस के अंदर से आपको सिर्फ 54 या 60 एमसीक्यू आने हैं, 54 या 60 एमसीक्यू आने हैं। और आपको पता है एक एमसीक्यू एक लाइन से भी एक एमसीक्यू बन जाता है, इजीली बन जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो देखो 1000 पेजेस के अंदर से आपने सारे पढ़ने तो सारे के सारे हैं, लेकिन वहां पे तो देखो ना, कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो इजी इंफॉर्मेशन है। ये देखिएगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो होते हैं इजी टॉपिक्स होते हैं, कुछ मीडियम डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, कुछ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं। तो आपको जो इजी टॉपिक्स हैं उनको एक दफा पढ़ना है, उनको याद कर लो एक दफा, और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं इनको अपने नोट्स पे लिखो। जो इजी टॉपिक्स हैं उनको बेशक आप अपने नोट्स पे ना लिखो, लेकिन जो मीडियम है और जो डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट है, इन दोनों को आप अपने नोट्स पे लिखो। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। यहाँ पे बहुत सा मसला आता है बच्चों को कि अपने नोट्स कौन से पढ़ने हैं। ये देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा भी, क्योंकि बार बार बच्चे पूछे सर ये गूगल पे हमें ना सोशल मीडिया पे मुझे यहाँ से नोट्स आ गए, मेरे कजन ने सेंड कर दिए, मेरे बड़े भाई ने अपने दोस्त से लेकर सेंड कर दिए, मेरे मामा की दोस्त की भाई ने लेकर दे दिए, यहाँ से नोट्स आ गए, मेरे टीचर के दोस्त ने आगे कहीं से लेकर दे दिए नोट्स कि बच्चा एमडी कैट कर रहा है, इतने ज्यादा नोट्स हो गए मेरे पास। अब मेरे पास नोट्स मैंने तो रख लिए हैं, यहाँ पे भी नोट्स पड़े हैं मेरे, यहाँ पे भी नोट्स पड़े हैं, वहां पे भी नोट्स पड़े हैं। भाई मेरे नोट्स पड़े होने का फायदा नहीं है, नोट्स पड़े होने का फायदा नहीं है, नोट्स याद करने का फायदा है, ठीक है। नोट्स तो आपने यहाँ पे रख लिए, लेकिन ये बात याद रखना, इतने ज्यादा नोट्स आपसे पढ़े नहीं जाने। जब आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट से एक रात पहले आपके पास इतना बर्डन आ जाएगा, इतना बर्डन आ जाएगा आपके पास कि आपके पास उस सब पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा, उस सब को रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू डू द शॉर्ट लिस्टिंग। अपनी की हुई शॉर्ट लिस्टिंग करो, अपनी खुद की शॉर्ट लिस्टिंग करो, खुद लिखो, नोट्स खुद बनाओ, अपने हाथों को चलाओ, कुछ नहीं होता, लिखो लिखो नोट्स लिखो।
अपने नोट्स लिखो, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उस चैप्टर के आगे अपने 3-4 पेजेस छोड़ो, 3-4 पेजेस ब्लैंक छोड़ के फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो, और 3-4 पेजेस छोड़ो। क्यों छोड़ो? मैंने कहा पहली बात, जो एक चैप्टर आपने लिखा उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करो अगले नेक्स्ट पेजेस पे। तो पहले 1 या 2 पेज के ऊपर आपने क्या करनी है? शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, ठीक है। लेकिन मैंने तो कहा 3-4 पेजेस छोड़ो। शॉर्ट लिस्टिंग आपने 1-2 पेजेस पे करनी है, ज्यादा पेजेस नहीं करने। मतलब जो आपका पूरा चैप्टर पीछे 15-16 पेजेस का चैप्टर आपने पढ़ा है, उस पेजेस को आपने 1 या 2 पेज पे शॉर्ट लिस्ट करना है। और जो बच्चा जितनी अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेता है एमडी कैट में, उतना अच्छा ही परफॉर्म करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब आपने आपका एक अगले दिन टेस्ट है, सोचो आपका अगले दिन टेस्ट है, आपने रात को बैठे हो, आपने कहा चलो मैं एक दफा रिवाइज कर लूं, तो आप इतने ज्यादा जो नोट्स आपके हैं आप तो सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते। तो आपने पढ़ना क्या है? आपने सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग पढ़नी है, और जो बच्चा जितनी अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेगा वो उतने अच्छा ही परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। और मैंने तो कहा कि 3-4 पेजेस छोड़ने हैं, फिर मैं कह रहा हूं 2 पेजेस पे शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। तो एक और बात देखना, जब आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस टेस्ट में आप प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हो, ठीक है, 60 एमसीक्यूज हैं, आपने फर्ज करें आपने किए, और उनमें से आपको 58 या 55 एमसीक्यू आपको आते थे, मतलब आपने पीछे नोट्स में जो पढ़ा था आपको वो आते थे, तो 4-5 ऐसा कंसेप्ट आपको उस एमसीक्यू में मिले, 4-5 कंसेप्ट आपको उस एमसीक्यू में ऐसे मिले जो डिफरेंट थे, ठीक है। आप उस कंसेप्ट को उठा के उन जो ब्लैंक पेजेस हैं उन पे लिखो, ठीक है। फिर आप दोबारा टेस्ट करो, दोबारा टेस्ट करने के बाद आपको कोई नया कंसेप्ट मिलता, फिर आप उन ब्लैंक पेजेस पे लिखो, ठीक है। और आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को सेफ रखो, शॉर्ट लिस्टिंग ज्यादा पढ़नी है आपने। जैसे ही हर चैप्टर कंप्लीट हो, उस चैप्टर की शॉर्ट लिस्टिंग करो, फिर उस चैप्टर का टेस्ट दो, टेस्ट में कोई डिफिकल्ट पॉइंट है, कोई डिफरेंट पॉइंट है, उसको आपने वहां पे लिखो। और आप ये देखो, अब आपका टेस्ट हो गया, अब आपने टेस्ट दिया है जो आप प्रैक्टिस टेस्ट में आप अपना एनालिसिस खुद करो कि देखो मेरे इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से मेरे 10 एमसीक्यू गलत हुए हैं, 10 एमसीक्यू गलत हुए हैं, और देखो वो 10 के 10 कौन से टॉपिक में से गलत हुए हैं, उस चैप्टर के कौन से टॉपिक में से, कौन से कंसेप्ट में से गलत हुए हैं। वो कंसेप्ट जो आपका वीक एरिया है उसको भी आप एक अलग, जो शॉर्ट लिस्टिंग से अगला पेज मैंने आपको बताया था उसके ऊपर लिख लो एक दफा। क्यों? क्योंकि अब जब आप नोट्स बनाते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये वाला वीक एरिया है, इसको मैंने ज्यादा पढ़ना है, और ये वाला मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको मैं कम दफा भी पढ़ूंगा तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो मेरा वीक एरिया है उस पर मुझे ज्यादा ग्रिप चाहिए, और वो एमसीक्यू जिस कंसेप्ट से गलत हुआ है वो घर जाकर दोबारा पढ़ो, वो कंसेप्ट अपना बिल्डअप करो, वो स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उस टाइप का वो क्वेश्चन आए, क्योंकि एग्जैक्ट तो वही एमसीक्यू नहीं आएगा आपको, ठीक है, उस टाइप का कोई एमसीक्यू आए तो आप उसको टैकल कर सको, ठीक है। ऐसे करनी है आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग। और कौन कौन सी किताबें आपने पढ़नी है मैंने आपको बताया, किस टाइप का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, कौन से टाइप का टेस्ट है, इसका जिंदगी पे क्या असर होता है एमडी कैट का, और वो क्या हमने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये देखो जो 1000 बुक्स हैं उनमें से कुछ जो इजी टॉपिक है उसको आपने कम दफा पढ़ना है, जो डिफिकल्ट होगा मीडियम टाइप डिफिकल्ट होगा उसको आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, लेकिन जो मोस्ट डिफिकल्ट है उसको अपने नोट्स पे कराया। वीक एरिया एक हेडिंग दो, वीक एरियाज के नीचे वो टॉपिक के नेम लिखो, उन टॉपिक नेम के कंसेप्ट बार बार पढ़ो, ताकि वो पढ़ने के बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इजीली टैकल हो जाए और आपको कोई क्वेश्चन कोई मसला ना हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कहीं से किसी के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा बेस्ट नोट्स आपके अपने नोट्स हैं, आपके अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ही बेहतरीन नोट्स हैं आपके एमडी कैट में, किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने खुद अपने टीचर जब आपको कोई लेक्चर दे रहा है, आप वो लेक्चर फर्ज करें आप यहाँ से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप लेक्चर में जो जो टीचर बोली जा रहा है वो आप लिख ही जाओ, आपके अपने नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। घर जाके बुक में देखो कि टीचर ने कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं बताया उसको कॉपी करो अपने नोट्स पे,
ठीक है, क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा है एमडी कैट आने में, तो आप आराम से काम करो और वो नोट्स अपनी बुक से नोट्स पे वो पॉइंट ले आओ एक जगह पे, क्योंकि कंपाइलिंग होती जाएगी आपकी, जो आपके इतने ज्यादा नोट्स हैं, इतनी ज्यादा बुक्स हैं, उन सब से आप थोड़ा साइड पे होते जाओगे, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होती जाएगी आपकी। और फिर वो जो नोट्स बना रहे हो आप, उन नोट्स की शॉर्ट लिस्टिंग करो। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद अपने वीक एरियाज लिखो, वहां पे अगले नेक्स्ट पेज पे आपके क्या क्या वीक एरियाज हैं। और फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जो डिफिकल्ट टेस्ट है, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं या जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, उनको आप बार बार पढ़ो, और जो मीडियम है उनको आप थोड़ा कम टाइम पढ़ो, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाने, मैंने आपको भी बताया कि पहले अपने चैप्टर लिखो, जो टीचर बोल रहा है वो नोट्स बनाई जाओ अपने, फिर घर जाके देखो कि जो पॉइंट टीचर ने नहीं बताया वो जाके अपने नोट्स पे लिखो। वो लिखने के बाद फिर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करो, शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद अगले 2-3 पेजेस पे अपने वीक एरियाज लिखो उस चैप्टर के, ठीक है। वो लिखने के बाद उन वीक एरियाज को आप बार बार पढ़ो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ, और कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करनी है मैंने आपको बता दिया, और कितने टाइप के सिलेबस में टॉपिक्स होते हैं, कौन से इजी टॉपिक्स होते हैं, कुछ मीडियम डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, और फिर हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। अब हमने शॉर्ट लिस्टिंग भी कर ली, हमने अपने वीक एरियाज भी लिख लिए, हमने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए। फिर अब बाजार से कोई भी अच्छी एमडी कैट की प्रैक्टिस बुक लो। अच्छा, ये याद रखना, 2 टाइप्स की बुक्स आती हैं, एक होती है प्रैक्टिस टेस्ट, एक होती है प्रैक्टिस टेस्ट वाली बुक, और एक होती है जिसके ऊपर थ्योरी पार्ट लिखा होता है। वो पार्ट मतलब जिसमें टॉपिक्स वगैरह होते हैं, वो टॉपिक्स वाली बुक आपने नहीं लेनी, ये वाली बुक आपको कोई किसी काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी आपने किसी और बुक से नहीं पढ़नी, वो सिर्फ आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़नी है, जो फेडरल की हो या पंजाब टेक्स्ट बुक हो, ठीक है। आपने सिर्फ वो पढ़नी है। और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है, ये प्रैक्टिस टेस्ट आप किसी भी बुक से, किसी अच्छी मार्केट में किसी अच्छी एकेडमी की बुक से लेके और वहां से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। तो 2022 में फिलहाल तक तो कोई पीएमसी ने सिलेबस अनाउंस नहीं किया, लेकिन 2021 वाला सिलेबस ही बच्चों को फॉलो करना चाहिए। आप उन्हीं की प्रैक्टिस करो, वही सिलेबस जो आप लेके आगे चलो, उसकी प्रैक्टिस करो, और उसी के वही टॉपिक्स आप याद करो। लास्ट पे जाके मोस्टली ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कोई 1-2% या मोस्टली 5% चेंजेस आती हैं, अदरवाइज बाकी सारा का सारा वही होता है। वो जो थोड़ी बहुत चेंजेस आएगी वो फिर आप पढ़ लेना, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और जो आपने एग्जाम से एक रात पहले क्या पढ़ना है, एग्जाम से एक रात पहले सिर्फ आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग पढ़नी है। कोई आपने जहाँ से एमसीक्यू इकट्ठे किए होते हैं, बच्चों का अक्सर स्ट्रेटजी होती है कि कहीं किसी एकेडमी में टेस्ट हुआ वो भी ले लिया, किसी के भाई का टेस्ट पड़े हुए थे पुराने, वो भी उठा के ले लिए कि ये हम ना टेस्ट से एक रात पहले पढ़ेंगे। नहीं, ये एक रात पहले नहीं पढ़ने, ये अपने बहुत पहले अपने प्रैक्टिस टेस्ट कर लेने हैं। अपने प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो प्रैक्टिस टेस्ट करो, और वो करने के बाद आप उनको बेशक बाद में ना पढ़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपनी बुक को बार बार पढ़ना है, आपने अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है, आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को बार बार पढ़ना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैंने नीचे अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, अब यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से कोई भी मसला हो केमिस्ट्री रिलेटेड, एफएससी या एमडी कैट रिलेटेड, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।